साहब, दिल्ली में अब दम घुटता है। ये बात दिल्ली वालों की जुबान पर इन दिनों आम हो गई है। AQI 1000 के पार है। डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि बिना मास्क लगाए घर के बाहर निकले तो खैर नहीं। यही नहीं, गले में खिंचखिच, आंखों में जलन, फूलती सांस और खांसी दिल्ली वालों के लिए इन दिनों आम लक्षण हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़ों पर इन दिनों प्रदूषण जबरदस्त अटैक कर रहा है। यूं तो दिल्ली में साल भर ही हवा का स्तर खराब रहने लगा है, मगर साल के 12 महीनों में नवंबर और दिसंबर के महीने में हवा दमघोटू हो जाती है। सर्दी के इन 3 महीनों में भी 15 नवंबर के आसपास सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। ये आंकड़े दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की साल 2018 से 2023 तक की एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है। जानकारों की माने तो इस दौरान AQI गंभीर कैटेगरी में होता है। इस बार दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में हैं। यही हाल NCR का भी है। वहाँ भी दमघोटू हवा चल रही है। न सिर्फ सांस लेने बल्कि देखने में तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि सैकड़ों विमानों पर तक इसका असर है। लेकिन ये मानकर चलिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड AQI 500 के पार नहीं दिखाएगा। दरअसल CPCB ने सिद्धांत बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंकड़ा 500 के पार नहीं दिखाएंगे। वो बात अलग है कि उनके पास 999 तक मापने की क्षमता है। ऐसे में सवाल ये कि कैसे मान लिया जाए कि स्विस AQI और दूसरी निजी एजेंसियां जो दिल्ली के आंकड़े 1000 के पार दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से गलत है। सोमवार को भी इन कंपनियों ने दिल्ली में प्रदूषण का आंकड़ा 1000 के आसपास दिखाया और CPCB का आंकड़ा 494 ही रहा। सवालों के घेरे में आया CPCB का आंकड़ा अभी तक एक बार भी 500 के ऊपर नहीं गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी CPCB के आंकड़ों को तो सही ठहरा रहा है, लेकिन दूसरी कंपनियों के सेंसर के बताए जा रहे AQI को भी गलत नहीं बता रहा। ऐसे में हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें झेल रही आम जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि AQI का सही आंकड़ा आखिर है क्या। अब सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट में CPCB AQI मापने के तौर तरीके पर अपना प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन फिलहाल उसकी ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं, उससे लगता है कि वो खुद ही आश्वस्त नहीं है। दरअसल CPCB कहता है कि क्योंकि 450 के पार को ही गंभीर स्थिति मानकर सभी कदम उठा लिए जाते हैं, लिहाजा उससे ऊपर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहला बड़ा सवाल यही है कि जिस पर CPCB को कोर्ट में भी जवाब देना पड़ सकता है कि जनता तक सही जानकारी जाने से क्यों रोका जा रहा है। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि CPCB अगर अपने आंकड़ों को सही और आश्वस्त मानता है तो फिर उन निजी कंपनियों पर रोक क्यों नहीं लगाता जो 2 गुना आंकड़ा बताती है। पहले ये समझते हैं कि आखिर AQI क्या होता है। समझ लीजिए कि AQI एक तरह से प्रदूषण मापने का थर्मामीटर है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को चेक किया जाता है। हवा में पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक तत्वों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतना ही AQI का लेवल भी ज्यादा होगा। अगर AQI बढ़ता जाता है तो समझ लीजिए कि प्रदूषण बढ़ रहा है। AQI की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 और 300 में खराब, 301 और 450 बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। CPCB के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 494 रहा। इसे सीवियर प्लस यानी कि खतरनाक कैटेगरी में रखा जाता है। दिल्ली के सभी इलाकों का AQI भी 400 से 500 तक रिकॉर्ड किया गया। अब अगर निजी कंपनियों के सेंसर पर जाएं तो AQICN.org ने शाम 4 बजे जहांगीरपुरी में यह आंकड़ा 884 बताया। एक दूसरे ऐप पर दोपहर 3 बजे दिल्ली का AQI 996 रहा। इसी तरह से एक और ऐप पर सुबह 9 बजे के लगभग मुंडका का AQI 1200 दर्ज किया गया। ऐसे ही स्थिति रविवार देर शाम और रात को भी देखी गई। AQI की इसी भिन्नता को लेकर CPCB के एक वरिष्ठ अधिकारी से जब दैनिक जागरण की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनियों के ऐप जिन सेंसर पर चलते हैं वो सभी अमेरिका के AQI फॉर्मूले पर ही काम करते हैं। भारत का AQI फॉर्मूला अलग है। उन्होंने बताया कि दोनों के स्वच्छ वायु गुणवत्ता के मानक भी अलग अलग हैं। अमेरिका में अगर PM 2.5 का स्तर 800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होता है तो वहाँ AQI लगभग 2 गुना होता है, लेकिन भारत में इसी स्थिति में ये AQI अधिकतम 850 होगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि CPCB का AQI अलग अलग 8 मानकों पर कैलिब्रेशन पर आधारित होता है और 24 घंटे के औसत आधार पर जारी किया जाता है, जबकि विदेशी ऐप पर मुख्यतः PM 2.5 का आंकड़ा ही रहता है।
हालांकि दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के दूसरे तमाम इलाकों में लोगों को जिस तरह से सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, उससे सीपीसीबी के एक्यूआई पर भरोसा नहीं हो रहा। लोगों को शक है कि वो कुछ जानकारी तो है जो छिपा रहा है। ऐसे में भले निजी कंपनियों के एक्यूआई सेंसर आधारित हैं, उनमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन सिरे से उन्हें भी खारिज नहीं किया जा सकता। निजी एजेंसियां अपने एक्यूआई की गणना में PM 2.5 के छोटे कणों को भी शामिल करता है। इससे उसका एक्यूआई सीपीसीबी के एक्यूआई से बहुत ज़्यादा दिखता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीपीसीबी ने एक्यूआई कैलिब्रेशन का फॉर्मूला साल 2014 में बनाया था और एक्यूआई मई 2015 में जारी करना शुरू कर दिया। 10 साल बाद भी सीपीसीबी उसी फॉर्मूले और सिस्टम पर चल रहा है। सीपीसीबी के मॉनिटरिंग स्टेशन भी अधिकतम 500 तक ही एक्यूआई के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। समय के अनुसार इसमें बदलाव होना ही चाहिए ताकि लोगों में भ्रम या उलझन की स्थिति न हो। इधर बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सांस लेने में दिक्कत और गले में जलन जैसी परेशानी वाले मरीज भी ज्यादा गिनती में आ रहे हैं। स्वास्थ्य सलाहकार N95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। इसके अलावा बिना जरूरी काम के घर से बाहर न जाने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली में फिलहाल जितना एक्यूआई दिख रहा है, उससे सांस और दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। दिल्ली में सोमवार 18 नवंबर शाम 7 बजे एक्यूआई गंभीर कैटेगरी से लेकर खतरनाक स्तर पर बना रहा। आनंद विहार में एक्यूआई 936, जहांगीरपुरी में 871, मदर डेयरी में 908, इसी तरह से मुंडका में 839, नई दिल्ली में 731, ग्रीन पार्क में 706, मंदिर मार्ग में 786 और पंजाबी बाग में 809 रिकॉर्ड किया गया। उधर एनसीआर में सबसे ज्यादा एक्यूआई गाजियाबाद के वसुंधरा में 1176 रहा। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। डॉक्टर्स की माने तो फिलहाल लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हर किसी को जितना संभव हो सके बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर उन्हें बाहर जाना ही है तो वायु प्रदूषण के असर को कम करने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क N95 ज्यादा कारगर है। एक्सपर्ट्स ने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और HEPA फिल्टर यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हाइड्रेट रहने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीना भी जरूरी है। फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और अपनी दवाओं को नियमित लेना होगा। पॉल्यूशन के चलते राजधानी में ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत उठाए गए कदमों के रूप में LG VK सक्सेना ने दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया है। LG ने दफ्तरों में कामकाज की टाइमिंग को 28 फरवरी 2025 तक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले सभी कार्यालयों में प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। LG के आदेश अनुसार नई टाइमिंग दिल्ली नगर निगम के कार्यालय के लिए सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। इसी तरह से दिल्ली सरकार के कार्यालय के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक। उधर परिवहन विभाग ने भी सख्ती शुरू कर दी है। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए 84 टीमें लगाई गई हैं। हालांकि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई अभी भी धीमी है। पिछले 1 नवंबर से कार्रवाई की स्थिति की बात करें तो 6,761 चालान काटे हैं, 555 वाहन जब्त किए गए हैं। कुल 3,19,67,000 से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। मगर जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिहाज से अभी भी सख्ती नहीं दिख रही। परिवहन विभाग की प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की स्थिति पर अगर नजर डालें तो पिछले 2.5 महीने में ऐसे वाहनों पर 23 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। सबसे ज्यादा सितंबर में 13 करोड़, अक्टूबर में 7.5 करोड़ और नवंबर में 1 से 15 तारीख के दौरान 3.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली में बढ़ चुके प्रदूषण के बीच परिवहन विभाग ने आम जनता से कारपूलिंग और ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का प्रयोग करने की सलाह दी है। परिवहन विभाग के अफसरों ने कहा कि ये सलाह सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के मकसद से दी जा रही है। एक सवाल और, ग्रेप 4 आखिर होता क्या है और इसमें क्या क्या पाबंदियां होती हैं? दरअसल दिल्ली में ग्रेप का पहला, दूसरा और तीसरा चरण पहले ही लागू किया जा चुका है। सोमवार से राजधानी में ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रेप आखिर होता क्या है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें 4 चरण बनाए गए हैं। इसमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। एक्यूआई 200 से ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। वहीं अब दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां हैं। जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच होता है तो दिल्ली में ग्रेप का पहला चरण लागू कर दिया जाता है।
इसमें धूल नियंत्रण और खुले में जलाने पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं। ग्रेप 2 AQI के 301 से 400 तक पहुंचने पर लगाया जाता है। इसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं डीजल जनरेटर सेट जैसे कामों पर भी बैन लगा दिया जाता है। इसी तरह से ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर भी रोक लगा दी जाती है। अब ग्रेप का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में BS4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। उधर ट्रकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से बैन है। हालांकि LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को प्रवेश पर कोई रोक नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, BS4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा वाले वाहनों को ही दी जाएगी। इसी तरह से दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा।